उस उसका बिल जो है बिजली का वो 17,000 18,000 20,000 रुपया बिल आ जाता है। तो फिर वो गरीब बंदे बेचारे क्या करें, वो किधर जाएं। वो लोगों के तरले करते हैं, वो अपनी इज्जत नफ्स को मजरू कर देते हैं। फिर वो अपनी बीवियों को बेचते हैं कि जाओ किसी से जाकर 1,000 मांग लाओ, 2,000 मांग लाओ, 500 मांग मांग कर लाओ, क्योंकि अब बिजली का बिल तो देना है ना। ये जो मजबूरियां हैं लोगों की, ये सब कुछ करा रही हैं, ये सब तबाहियां करा रही हैं। और किस तरह से आपने इलेक्शन जीत लिया है, जिस अवाम के ये हालात हैं, जो अवाम मर रही है, जो अवाम जलील हो रही है, जो अवाम बिजली के बिल लेकर लोगों के तरले कर रही है, वो अवाम आपको वोट दे रही है और अल्लाह के फजलो करम से आप कामयाब हो रहे हैं कि अवाम बड़े खुशहाल है। दो, क्योंकि ये तो बड़े खुशहाल है। हम जितना मर्जी है कर रहे हैं, जितनी मर्जी महंगाई कर रहे हैं, ये तो फिर भी हमें वोट दे रहे हैं, ये तो फिर भी हमारे जलसों में नारे लगा रहे हैं, ये तो फिर भी हमारे जलसों में डांस कर रहे हैं, ये तो फिर भी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। इनको जितना मर्जी है मारना है मारो, जितना मर्जी है इनको जलील करना है करो। ये हमारे हैं, ये हमारे ही गाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जिला गुजरात का लाला मुसा शहर, उसमें ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, बहुत ही अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए है, ये जो बीबी शमैला जो मारी गई है, इसके 7 बच्चे हैं। अब ना बड़े लोग ये कह रहे हैं, इनके अपने मोहल्ले के टैंकी मोहल्ला है ये लाला मुसा का, टैंकी मोहल्ला के लोग ये कह रहे हैं, ये जो अफजाल है जिसने ये वाक़या किया है, जिसने अपनी बीवी और उसके आशना असनैन दोनों को मारा है, बड़े लोग कह रहे हैं कि अफजाल ने ये ठीक किया है, उसने मजबूर होकर किया है। वो बड़ा अपनी बीवी को समझाता रहा था, बड़ा अपनी बीवी को कहता रहा था कि देखो हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरफ देखो और इन कामों को छोड़ो। इसकी बीवी वादे करके कि मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, उसके बावजूद वो ऐसे काम करती थी। और फिर जब अफजाल ने रंगे हाथों पकड़ लिया दोनों को, अपनी बीवी और उसके आशना दोनों को रंगे हाथों अपने काम में मस्त हुए, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आप समझ ही गए होंगे, उसकी गैरत यही तकाजा करती थी कि उसने जो काम कर दिया। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा वाकया नजर आता है, अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, तो उसके लिए कानूनी तरीके हैं, आप वो कानूनी तरीके अपना लें। बहुत सारे कानूनी तरीके हैं, उन पर भी हम बात करेंगे कि इसे क्या करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले ये वाकया क्या है, इसकी असल हकीकत आज तक किसी ने नहीं बताई कि ये शुरू किधर से हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, इसकी नौबत क्यों आई और ये फिर कहाँ तक पहुंचा। ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई। आज हम आपको बताते हैं कि ये शुरू किधर से हुआ और फिर एंड तो अब आपको पता चल ही गया है कि इसका एंड क्या हुआ। शुरू किधर से हुआ? शुरू ये इधर से हुआ कि ये लाला मुसा का जो टैंकी मोहल्ला है, उधर के ये रहायशी हैं, उधर किराए के मकान में ये रहते हैं, अफजाल और शमाइला। इनके 7 बच्चे हैं। अफजाल जो है ये रेडी लगाता है, ये जो पॉपकॉर्न वगैरह है इसकी रेडी लगाता है अफजाल, अपनी मेहनत मजदूरी करता है, बड़ा नेक बंदा है, 5 वक्त का नमाजी है अफजाल। हक लाल की रोजी कमाकर अपने बच्चों को खिलाना ये इसका शेवा है। उसके लिए हक लाल की रोजी कमाने के लिए ये अपना खून पसीना एक करता है, दिन रात मेहनत करता है। जहां पर कोई फंक्शन वगैरह देखता है उधर भी अपनी रेडी ले जाता है, उधर भी जाकर रेडी लगाता है, बेशक रात हो या दिन हो, गर्मी हो या सर्दी हो, जो भी हो, हबस हो, सख्त हबस में भी ये अपना काम करने के लिए कहीं पर भी फंक्शन हो उधर अपनी रेडी ले जाता है, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे आ जाएं मैं अपने बच्चों पे लगा सकूं। इसके लिए ये बड़ी मेहनत करता है। लेकिन इसकी जो बीवी है वो दूसरे रास्तों पर चली है। देखें अब होता क्या है, ये हवस 2 किस्म की होती है। एक होती है हवस, जिस्मानी हवस होती है। एक हवस होती है जो पैसे की हवस होती है। पहले पैसा पैसा अपना काम दिखाता है, पैसे की जो हवस है वो जनाब बंदे को अंधा कर देती है। तो फिर पैसा इकट्ठा करने के साथ साथ, पैसा आने के साथ साथ फिर जिस्मानी हवस जो है वो भी अपना आप दिखाना शुरू कर देती है। ये कहानी शुरू इधर से हुई
کہ یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں ان کے حالات، ظاہری بات ہے آپ کو بتایا ہے کہ یہ محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہے، ریڑھی لگانے والا بندہ ہے، اور اس میں سے کتنی آمدن ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کم آمدنی ہونے کی وجہ سے یہی افضال کبھی کبھار اپنی بیوی کو بھیجتا تھا کہ جاؤ فلاں سے 500 پکڑ لاؤ، فلاں بندے سے 1000 پکڑ لاؤ، کسی اپنے ہمسائی سے جا کر کوئی 1000 1500 پکڑ لاؤ، آج میں نے یہ سامان منگانا ہے، آج میں نے یہ پاپ کارن منگانے ہیں، آج گیس بھرانی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جاؤ گیس بھرانے کے لیے ہمسائی سے پکڑ لاؤ 500 1000 روپیہ۔ یہ اس طرح سے شمائلہ جو ہے یہ جاتی تھی لوگوں کے پاس اور ان سے پیسے، ہمسایوں کے پاس، اپنے جو آس پاس عورتیں ہیں ان کے پاس، اور ان سے کبھی کبھار جیسا ہوتا ہے محلوں میں کہ ایک دوسرے سے بوقت ضرورت پیسے لیے جاتے ہیں، تو ادھر سے جا کر یہ کچھ نہ کچھ پیسے لے کر آتی تھی اور افضال کو دیتی تھی۔ ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بندے ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی سے کچھ مانگنے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب قسم کی جو ہے نا وہ شرمندگی ہوتی ہے، ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کسی سے مانگے، لیکن مجبوری کے تحت جب انہیں مانگنا پڑتا ہے تو پھر وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، اندر سے مر جاتے ہیں۔ تو انہیں پھر جب کوئی سہارا نظر آتا ہے ان کی عزت نفس کو بچانے کا، انہیں کوئی سہارا نظر آتا ہے تو پھر وہ اس کو فالو ضرور کر لیتے ہیں، اس طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ یہ ہوتی غلطی ہے، کیونکہ اگر کوئی سمجھدار ہو تو وہ تو یہ کرے کہ وہ اپنے خامند کو جواب دے دے کہ میں اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتی، لہذا تم خود کرو، جو کچھ بھی کرنا ہے تم خود کرو، تم خود کسی سے جا کر پیسے مانگ کر لاؤ یا جو کچھ بھی کرنا ہے تم خود کرو، میں اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتی۔ اگر تم بھی نہیں جا سکتے، تم بھی نہیں لا سکتے، تو جتنا تم کما رہے ہو ہم اتنے میں گزارا کر لیں گے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہوگا، ہم اس میں گزارا کر لیں گے، تو پھر یہ دوسرا راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ادھر معاملہ کچھ اور بھی ہے نا، ادھر بچے ہیں 7 بچوں کا خرچہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ 7 بچوں کا اگر خرچے کا حساب لگایا جائے تو اس وقت جو مہنگائی کا دور جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور کو دیکھتے ہوئے 7 بچوں کا خرچہ، اور باپ ریڑھی لگانے والا، پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر کے کیا حالات ہوں گے، اور پھر اس گھر کی عزت نفس مجروح ہوگی یا نہیں ہوگی، اس گھر میں پھر ایسے واقعات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آپ کو اب میرے خیال کے مطابق ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کہانی شروع کدھر سے ہوئی۔ یہ کہانی پھر شروع ہوئی حسنین نامی لڑکے سے۔ حسنین نامی لڑکا جس کی ملاقات شمائلہ سے ہوتی ہے ٹینکی پارک میں، ٹینکی پارک میں ملاقات ہونے کے بعد پھر فون نمبر لیا گیا، فون نمبر کے بعد پھر بڑی بڑی دیر تک کالوں پہ باتیں ہوتی رہی، گپیں لگتی رہی، اس کے بعد پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر حسنین نے ان کے ہی فلیٹ کے اوپر والا جو پورشن ہے ادھر وہ بھی کرائے پہ لے لیا اور وہ ادھر رہنا شروع ہو گیا، کیونکہ اب اتنی دور سے آ کر ملنا بڑا مشکل تھا، لہذا اس نے مناسب یہ سمجھا کہ میں رہتا ہی ادھر ہوں۔ اب جو افضال ہے اس کو ساری بات کا پتہ چل گیا، آہستہ آہستہ اس کا کوئی شک پڑتے پڑتے اس کو بات کا پتہ چل گیا۔ اس نے پھر شمائلہ کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ کام نہ کرو، ہمارے بچے ہیں، بچے رول جائیں گے، وہ بچے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن اب بات صرف پیسے کی نہیں رہ گئی تھی، اب بات ہوس کی نہیں رہ گئی تھی، اب ہوس جو ہے وہ صرف پیسے کی نہیں رہ گئی تھی، اب ہوس جو ہے وہ جسمانی ہوس بن گئی تھی، اور جب جسمانی ہوس بن جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر سمجھانے سے بات سمجھ نہیں آتی۔ پہلے شروع یہ پیسے سے ہوئی تھی، شروع یہ بالکل خرچے سے ہوئی تھی، شروع یہ اپنے گھر کے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اب یہ ہوس جسمانی بن گئی تھی، اور جسمانی ہوس اور جسمانی لگن جب بن جاتی ہے تو پھر بات جو ہے وہ بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، بڑا سمجھایا افضال نے، بڑا کچھ کہا۔ افضال جو ہے اس نے اپنے اتنے زیادہ خرچے ہونے کے باوجود اس نے اپنی محنت مزدوری پر ہی بس یقین رکھا، اس نے کوئی دوسرا راستہ نہیں اپنایا، اس نے اللہ پر شاکر رہ کر اپنی محنت مزدوری کرتا رہا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے حکمران تو کہتے ہیں کہ جی 8,500 روپے سے مہینہ گزارا جا سکتا ہے،
लेकिन इन लोगों से कोई बंदा पूछे कि जिनके 7 बच्चे हैं और वो रेडी लगा रहे हैं, 8,500 तो क्या वो कम से कम 20-25 हज़ार तो कमा रहा होगा, लेकिन हकीकत में नहीं गुजारा होता, बिल्कुल नहीं गुजारा होता हकीकत में। 20-25 हज़ार क्या, 40-50 हज़ार से भी गुजारा नहीं होता जिन लोगों के 7 बच्चे हैं। और फिर ये वाकया पेश आते हैं। अच्छा जी, अब जब हसनैन आकर ऊपर रहना शुरू हो गया, अफजाल जो है उसका पहले भी बड़ा शक था, अब उसको यकीन हो गया। अब वो जो काम भी करता था, आपको पता है कि जब घर में हो, जब घर की तरफ से बंदा सुकून में ना हो, घर में बंदे को ये हो कि मेरे घर में ये निज़ाम चल रहा है, तो फिर वो कैसे जाकर बाहर मजदूरी करेगा। अब वो मजदूरी तो कर रहा था, अपने बच्चों को देखते हुए अपने बच्चों के लिए मजदूरी करना उसकी मजबूरी थी। वो मजदूरी तो कर रहा था क्योंकि अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं रख सकता था ना। बच्चों के लिए मजदूरी करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन वो टूटे दिल से के साथ जाता था। जब वो रेडी लेकर जाता था तो टूटे दिल के साथ रेडी लेकर जाता था। और उधर भी उसका जो दिल है, जो दिमाग उसका है, वो हर वक्त घर की तरफ लगा रहता था। कि आपको पता है कि उस वक्त बंदे के ज़हन में बड़ी-बड़ी सोचें होती हैं कि अब पता नहीं क्या हो रहा है। जब ये भी पता हो कि मेरी बीवी और उसका आशना उसी घर के ऊपर रह रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं है, तो फिर वो क्या क्या मज़दूरी करेगा बेचारा। लेकिन बच्चों को देखते हुए वो बेचारा फिर भी मज़दूरी करता था। और हर वक़्त जब भी घर आता था तो बीवी को बड़े तरीके से, बड़े प्यार से, बड़ी मिसालें दे देकर बीवी को समझाता था कि खुदा के लिए ये काम ना करो, ये हरकतें ना करो, बच्चे रुल जाएँगे, बच्चों की तरफ देखो। लेकिन वो बिल्कुल समझ नहीं रही थी। अब होता क्या है कि 14 अगस्त को बच्चों को अफजाल खुद अपनी बहन के पास जेलम भेजता है। ये देखें, ये बात कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जी अफजाल ने अपनी बहन के पास जेलम बच्चों को भेजा, फिर 15 अगस्त को वो लेने गया और उसको बस नहीं मिली, और बस ना मिलने की वजह से वो वापस आ गया। नहीं, बिल्कुल ये वाकया नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि उसने बच्चों को जेलम भेजा अपनी बहन के पास 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को उसने कहा अपनी बीवी शमाइला से कि मैं बच्चों को लेने जा रहा हूं और बच्चों को लेकर मैं सुबह वापस आऊंगा। अब जिस बंदे को घर पे शक हो, जिस बंदे को यह भी पता हो कि मेरे घर के ऊपर मेरी बीवी का आशना रह रहा है, वो इस तरह से कहे कि मैं अपने बच्चों को लेने जा रहा हूं और कल मैं वापस आऊंगा, ना ही वो इस तरह कर सकता है। लेकिन उसने किया। उसने क्यों किया? क्योंकि उसकी बीवी उसे बड़ा यकीन दिला चुकी थी कि अब मैं ऐसे काम नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल ये काम छोड़ चुकी हूँ। लेकिन उसे शक था कि ये ऐसे काम करती है। और जब वो काम पे जाता था, जब वो अपनी रेहड़ी लेकर जाता था, तो उसको ये दिल में ये वहम रहता था कि मेरे घर में कोई ऐसा काम हो रहा है जो मेरी बीवी तो कहती है कि मैं नहीं करती, लेकिन शायद वो काम हो रहा है, शायद मेरी बीवी सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए ये कह रही है, लेकिन उसने ये काम छोड़े नहीं हैं। वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उसने ये सारा प्लान बनाया, अपने बच्चों को भेजा और फिर अपनी बीवी को कहा कि मैं बच्चों को लेने जा रहा हूँ और मैं कल वापस आऊंगा बच्चों को लेकर, ताकि मैं अगर अगर मेरी बीवी जो है वो बिल्कुल ठीक होगी है, तो जब मैं वापस घर आऊंगा तो वो अकेली बैठी होगी, और जब मैं उसे अकेले बैठे देखूंगा तो फिर मैं बिल्कुल मुतमिन हो जाऊंगा। फिर मैं बिल्कुल सुकून में होकर मैं रोजाना से अपना काम धंधा किया करूंगा। रोजाना बड़े सुकून के साथ मैं अपना काम किया करूंगा। मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी बीवी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, उसकी समझ में बात आ गई है, तो मैं बड़े सुकून के साथ फिर अपना काम किया करूंगा। उसने अपना सुकून हासिल करने के लिए ये सारा प्लान बनाया। उसने ये प्लान इसलिए नहीं बनाया कि वो ये वाकया करेगा। उसने ये प्लान बनाया अपने दिल को सुकून देने के लिए। और जैसे ही वो जनाब गया और जाकर फिर 2 ढाई घंटे के बाद अपने प्लान के मुताबिक वो अपने घर आया, तो उसके दिल में ये बात ज़रूर थी। दिल में वो ये सोच रहा था कि मेरी बीवी बिल्कुल अकेली बैठी होगी और मैं जाकर उसको देखकर दिल को तसल्ली दे लूँगा, सुकून से हो जाऊँगा और फिर मैं रोज़ाना अपना काम बड़े सुकून के साथ किया करूँगा। एक तो उसके दिल में ये था।
दूसरे दिल के किसी कोने में उसके ये भी था, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं काम पे जाते हुए, रेडी लगाते हुए, जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं, क्या वो ही हकीकत ना हो? अगर वो हकीकत हुई तो फिर मैं क्या करूँगा? लेकिन ज़्यादा तसल्ली उसे ये थी कि नहीं, मेरी बीवी जो मेरे साथ बातें करती है, जो मुझे तसल्लियाँ देती है, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा मज़बूत हैं। उसे यकीन था कि शायद ऐसा ही हो जैसी तसल्लियाँ मेरी बीवी मुझे देती है। लेकिन जब वो घर दाखिल होता है, तो अपने प्लान के मुताबिक वो जब घर दाखिल होता है तो वो देखता क्या है कि घर के अंदर जनाब बीवी जो है वो और उसका आशना वो अपने काम में लगे हुए हैं। अब जो बंदा इस तरह से इतनी सोच सोच कर कि मैं घर जाऊंगा और मैं अपने दिल को तसल्ली दे दूंगा, मैं सुकून में हो जाऊंगा, जब वो यकदम ऐसे हालात देखता है तो उसको फिर शॉक लगता है। उसका दिमाग जो है वो काम करना छोड़ जाता है कि अब मैंने करना क्या है। अगर उसका दिमाग काम करता होता, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये नफसियाती बातें हैं जो इंसान के दिमाग और दिल में चल रही होती हैं। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ। ये जितनी भी बातें मैंने आपको कही हैं, जितनी भी मैंने स्टोरी आपको सुनाई है, ये दिमाग और दिल के नफसियात की बातें हैं। कुछ चीजें जो उनके मोहल्ले के लोगों से सुनी हैं और उनको फिर सुनकर उसके बाद फिर दिमाग और दिल की नफसियात को समझते हुए जब उसके दिमाग ने ये सब देखा तो फिर उसके दिमाग में और कोई बात ना रही और उसने फिर हमला कर दिया। वो बच सकते थे, लेकिन वो हालत ऐसी में थे कि वो पहले तो सबसे पहले उन्होंने अपनी हालत को ठीक करना था ना। वो अपनी हालत को ठीक करने में लग गए। अगर वो इस हालत में ना होते तो शायद वो आगे से कोई मजम्मत करते। वो दो थे, ये एक था। वो बच सकते थे। वो कम से कम अपने आप को जान से बचा सकते थे। इतना वो जरूर हो सकता था। चलो जख्मी वगैरह हो जाते लेकिन जान से बचा सकते थे। लेकिन अफसोस कि वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपने आप को बचाते। इसके पास टाइम यही था कि उनको उस हालत में देखकर इसने फिर उन पे वार कर दिया, जो कि वो बिल्कुल उनको मौका ना मिला कि अपने आप को बचाने का, और फिर वो दोनों जान से चले गए। लेकिन बच्चों का नुकसान हो गया। अब एक दुनिया से चला गया और दूसरा जेल में चला गया। बच्चों का नुकसान हो गया। बच्चों के पास दोनों नहीं रहे, ना माँ रही और ना बाप रहा। ये कसूर किसका हुआ? इनके मोहल्ले के लोग जो कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि वो कहते हैं कि जी अफजाल ने बिल्कुल ठीक किया। ठीक नहीं किया उसने। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो एक ऐसा मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा, 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, अपनी फैमिली से, अपने घर से प्यार करने वाला बंदा, जब उसके साथ बेवफाई होती है तो फिर वो बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये बेवफाई शुरू किधर से हुई वो भी मैंने आपको बता दिया। इनके मोहल्ले से एक बंदे ने ये सवाल किया। उसने कहा कि ये ऐसा क्यों होता है? क्यों अपने बच्चों को भी बीबियां नहीं देखती और ये ऐसे काम करती हैं? तो इसकी वजह आगे से फिर जवाब देने वाले ने ये जवाब दिया। उसने कहा कि ये एजुकेशन की कमी है, ये तालीम की कमी है। तो उसने फिर ये कहा, सवाल करने वाले ने ये कहा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे मैंने देखे हैं जो बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर नौकरियां कर रहे हैं, उनमें भी मैंने ये चक्कर देखा है, उनमें भी मैंने ये सिलसिला देखा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हवस होती है पैसे की और एक होती है जिस्मानी। इसी जगह पर पैसे की वजह से शुरू होती है और फिर जिस्म तक पहुंचती है। तो इन सारी बातों में एक तो ये भी है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप उतना खर्चा रखें, उतना खर्चा बढ़ाएं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी बर्दाश्त में जितना है उतना खर्चा बढ़ाएं। और ये भी हकीकत है कि कम से कम खर्चा भी जो है, जिसका कम से कम खर्चा है वो उसका भी गुजारा नहीं हो रहा है, वो भी बड़ा तंग। हालात ही कुछ इस तरह के बन गए हैं कि कम से कम खर्चे वाला जो, जिसकी फैमिली बड़ी थोड़ी है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो भी बड़ा मजबूर है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब जो हमारे कर्जा धर्ता हैं वो तो खुशहाल हैं। वो तो कहते हैं कि जी मुल्क बड़ा खुशहाली की तरफ जा रहा है।
मुल्क कामयाबी की तरफ जा रहा है, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है, वो उनको नजर नहीं आ रहा। उनको नहीं गरीब बंदा नजर आ रहा, उनको नहीं नजर आ रहा कि 30-40 हजार रुपया कमाने वाला उसके क्या हालात हैं, वो कैसे गुजारा कर रहा है। उसके घर में अगर 4-5 बंदे हैं खाने वाले और 40-50 हजार उसकी तनख्वाह है तो वो कैसे गुजारा कर रहा है, उन्हें नहीं नजर आ रहा। उन्हें बस बताने वाले ये बताते हैं कि जी बड़ी कामयाबी की तरफ मुल्क जा रहा है, बड़ी आवाम आपको पसंद करती है, क्योंकि आवाम खुशहाल बड़ी है, आवाम आपको बड़ा पसंद करती है। तो फिर उनकी नजर में यही है कि मुल्क बड़ा कामयाबी की तरफ जा रहा है। बेशक जितनी मर्जी है महंगाई हो गई है, बेशक बिजली का बिल जितना मर्जी है ज्यादा आ रहा है, उनको इस बात से कोई गरज नहीं। अब जिस घर में अगर कूलर चलता है, इतनी सख्त गर्मी हबस के दिनों में अगर एक घर में कूलर और 2 पंखे चलते हैं तो 17-18-20 हजार रुपया बिजली का बिल आ रहा है। और जिस बेचारे की आमदन ही सारी 20-25 हजार रुपया है, वो क्या करेगा, वो किधर जाकर टकरे मारेगा, किधर जाकर वो खपेगा। हम देखते हैं ऐसे बंदे जो जब बिजली का बिल आता है तो वो बिल हाथ में लेकर वो तरले कर रहे होते हैं, लोगों की मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो जब उनसे कहा जाता है कि यार ये तरले करने के बजाय, मिन्नतें करने के बजाय तुम कंट्रोल करो बिजली को, इतना बिल क्यों आ रहा है, तो वो आगे से कहते हैं कि खुदा के लिए आप जाकर देखें हमारे घर में है क्या। हमारे घर में 2-3 पंखे चलते हैं। अब जब घर में फैमिली इतनी बड़ी है तो 2-3 पंखे तो चलाने पड़ते हैं, मजबूरी है। मोटर चलती है पानी वाली, वो मजबूरी है। अब हम क्या करें, पानी ठंडा करने के लिए अगर फ्रिज चलती है, वो फ्रिज किस्तों पर लेकर बंदे ये कोशिश करते हैं कि हम किस्तों में वो फ्रिज ले लें और पानी ठंडा पी ले, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गया कि किसी के घर से बर्फ मांगने वाला वो दौर ही नहीं रहा। अब कहीं पर बर्फ, पहले तो पट्टियां मिलती थी कि उधर से जाकर 2 रुपए की 5 रुपए की बर्फ ले आते थे और दिन गुजार लेते थे। अब 2-5 रुपए वाला तो वो भी जमाना नहीं रह गया। अब तो 2-5 रुपए की बर्फ तो बर्फ रह गई, एक टॉफी नहीं मिलती है। तो फिर अब बंदे कोशिश ये करते हैं कि कहीं से फ्रिज किस्तों पर ले ले, और अब वो फ्रिज चलाते हैं। एक फ्रिज चलती है, 1-2 पंखे चलते हैं, मोटर पानी वाली चलती है, और उसका बिल जो है बिजली का वो 17-17 हजार, 18-18 हजार, 20-20 हजार रुपया बिल आ जाता है। तो फिर वो गरीब बंदे बेचारे क्या करें, वो किधर जाएं। वो लोगों के तरले करते हैं, वो अपनी इस्ते नफ्स को मजरूह कर देते हैं। फिर वो अपनी बीवियों को बेचते हैं कि जाओ किसी से जाकर 1000 मांग लाओ, 2000 मांग लाओ, 500 मांग मांग कर लाओ, क्योंकि अब बिजली का बिल तो देना है ना जरूर, नहीं तो मीटर कट जाएगा। इतनी गर्मी में, इतनी हबस में अगर मीटर कट गया तो फिर हम क्या करेंगे। ये जो मजबूरियां हैं लोगों की, ये सब कुछ करा रही हैं, ये सब तबाहियां करा रही हैं। लेकिन इस तरफ कोई बंदा बिल्कुल नहीं सोचता, ना ही किसी ने सोचना है, दुआए खुदा की किसी ने नहीं सोचना। क्योंकि सोचने वाले तो ये कहते हैं कि जी मुल्क कामयाबी की तरफ जा रहा है, नौजवान हमारे गीत गा रहा है, अवाम हमारे गीत गा रही है, अवाम हमारे लिए बड़ी खुश है, ये इलेक्शन हमने जीत लिया है, ये अल्लाह ताला का फजलो करम है कि ये इलेक्शन हमने जीत लिया है। और किस तरह से आपने इलेक्शन जीत लिया है, जिस अवाम के ये हालात हैं, जो अवाम मर रही है, जो अवाम जलील हो रही है, जो अवाम बिजली के बिल लेकर लोगों के तरले कर रही है, वो अवाम आपको वोट दे रही है और अल्लाह के फजलो करम से आप कामयाब हो रहे हैं। खुदा के लिए ये खुशफहमियों में रहना छोड़ दे और अवाम को अगर देखें, अवाम का अगर ध्यान करें, तो आपको पता भी चले कि अवाम पर क्या बीत रही है, और फिर आप अवाम के लिए भी कुछ करें। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आप इलेक्शन जीत जाते हैं और आप ये ही समझते हैं कि अवाम बड़े खुशहाल है, इनको पहले अगर कम बिजली के बिल आते थे, इनको और बिजली के बिल बढ़ा बढ़ा कर दो, इन पर और टैक्स पे टैक्स लगा दो, क्योंकि ये तो बड़े खुशहाल हैं। हम जितना मर्जी है कर रहे हैं, जितनी मर्जी महंगाई कर रहे हैं, ये तो फिर भी हमें वोट दे रहे हैं, ये तो फिर भी हमारे जलसों में नारे लगा रहे हैं, ये तो फिर भी हमारे जलसों में डांस कर रहे हैं, ये तो फिर भी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। इनको जितना मर्जी है मारना है मारो, जितना मर्जी है इनको जलील करना है करो। ये हमारे हैं, ये हमारे ही गाने गाते रहेंगे, ये हमारे ही गुण गाते रहेंगे, ये हमें ही वोट देते रहेंगे, ये हमारे ही नारे लगाते रहेंगे। बेशक बिजली के बिलों का, बेशक महंगाई का पहाड़ इन पर गिरा दो, ये फिर भी हमारे रहेंगे। और हम फिर यही कहते रहेंगे कि मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है, मुल्क में खुशहाली का ग्राफ जो है ये ऐसे ऊपर जा रहा है। हम ऐसे ही कहते रहेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔